हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना। और ये जो हमारी सीरीज़ होगी इसमें सभी आपको सभी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसमें दो एलिमेंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने वाले हैं। क्या कि जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तो एग्रीमेंट होता है ये, और दूसरा उसमें लीगल जो है वो इंटेंशन क्रिएट किया जाता है टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों मिलकर बनाती हैं कॉन्ट्रैक्ट को। देखिए जैसा कि मैंने एक इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखा है दैट एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स वो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशन में कभी भी कोई भी मोल्ड नहीं किया जाता। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किस एक्ट के अंडर दी गई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर। और इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2H। आगे आइए पढ़ते हैं कि आखिर अग्रीमेंट होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या किस चीज़ों से बनता है, वो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ से बनता है। तो अग्रीमेंट आखिर होता क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन E जो है वो डिफाइन करता है एग्रीमेंट को, और उसके अकॉर्डिंग एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस और फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जो भी प्रॉमिस है या फिर जो भी सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से करता है, जो भी ऑफर कर रहा है वो एक्सेप्ट करने वाले को प्रॉमिस करेगा, और जो भी एक्सेप्ट कर रहा है उस प्रॉमिस को वो इन रिटर्न कोई प्रॉमिस करेगा कि हाँ मैं आपको ये जो है चीज़ परफॉर्म करके दूंगा। तो इस अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट है वो क्या है? It's a promise, every promise and set of promises forming the consideration for each other। According to section E जो है definition दी गई है agreement की। और promise क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग promise has been defined as a proposal when accepted becomes a promise। जब कोई भी proposal यानी कि कोई भी ऑफर जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो एक प्रॉमिस बन जाता है। तो एग्रीमेंट किस किस से बनता है? एग्रीमेंट इज मेड अप ऑफ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। देन एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ, जो हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, इट्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो उसका सेकंड मेन थिंग है, मेन एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लॉ के अंडर इन्फोर्सिएबल होंगी। अगर आप उनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते तो आपके ऊपर जो है वो केस किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द कॉमन एक्सेप्टेंस फॉर्म्ड एंड कम्युनिकेटेड बिटवीन टू पार्टीज मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो इस इंटेंशन से ऐड की जानी चाहिए कि उसके कारण लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने वाले दो पर्सन्स के बीच में। और ये जो है वो सोशल या डोमेस्टिक रिलेशंस नहीं होने चाहिए, लीगल रिलेशंस होने चाहिए, फॉर्मल रिलेशंस होने चाहिए। ऑलराइट, तो ये थे हमारे दो एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। आगे हम पढ़ते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स, कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। सबसे पहले सेक्शन 10 देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन 10 के अंडर दी गई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सभी एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। एग्रीमेंट किस किस से बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से, बट वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा कब? जब वो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज से किया गया है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं पार्टीज दोनों, और वो एक लॉफुल कंसिडरेशन के लिए किया गया है, उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट है इन्वॉल्व, यानी कि कोई इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं है, और या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि वॉइड डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जुडिशरी के द्वारा। तो ये था हमारा सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कि सभी एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अगर वो फ्री कंसेंट से किए गए हैं, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के द्वारा किए गए हैं, उसमें लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और कोई भी
जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं की गई। ऑलराइट, देन फर्स्ट एसेंशियल जो है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब ये हुआ कि दो पार्टीज जो भी इन्वॉल्व होंगी कॉन्ट्रैक्ट करने में, एक पार्टी जो है वो ऑफरर होगी, दूसरी पार्टी जो है वो होगी एक्सेप्टर, यानी कि दूसरा पर्सन एक्सेप्ट करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो जो भी पार्टीज़ हैं उन्हें लॉफुल ऑफर देना होगा। एक सी देयर मस्ट बी एन अ लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम बाय द अदर पार्टी। तो इसमें लॉफुल ऑफर होना चाहिए और लॉफुल ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और हमने पहले भी पढ़ा दैट दिस इक्वेशन मीन्स कि अग्रीमेंट वही होता है जिसने ऑफर, एक पर्सन के द्वारा ऑफर किया जाता है और दूसरा पर्सन जो है वो एक्सेप्ट करता है ऑफर को। ओनली देन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। सेकेंड इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। दोनों पार्टीज़ में ये होना चाहिए कि जो भी कंडीशंस हम टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, हम उन्हें फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ हम एक दूसरे के अगेंस्ट, जो भी पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है उसके अगेंस्ट सूट या केस जो है वो फाइल किया जा सकता है। तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए। कोई भी डोमेस्टिक नेचर का या फिर कोई भी सोशल नेचर का अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। प्योरली लीगल रिलेशन मस्ट बी क्रिएटेड। इसमें लीडिंग केस जो है इस पॉइंट पे आपको मेंशन करना होगा वो है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर 1919 का केस। बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है। आइए देखते हैं इस केस के क्या कंटेंट थे। तो केस जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर और उसका ईयर क्या था 1919। तो क्या हुआ इस केस में, मिस्टर साइलेंट जो थे वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस, मिस्टर बाल्फोर जो थे वो साइलेंट जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, बट साथ में अपनी वाइफ को नहीं लेके जाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब रहती थी ड्यू टू इल हेल्थ। वो इंग्लैंड में ही रहना पसंद करती थी और उन्हें जो है साइलेंट साथ में नहीं लेके जाया गया मिस्टर बाल्फोर के द्वारा। राइट, देन जो मिस्टर बाल्फोर थी, मिसेस बाल्फोर थी, उन्होंने मिस्टर बाल्फोर को कहा कि हाँ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो मुझे एक कोई कंसिडरेशन चाहिए होगी, कुछ पैसे चाहिए होंगे टू सर्वाइव बिहाइंड यू। राइट, मुझे खुद का खर्चा करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो मिस्टर बाल्फोर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 30 पाउंड्स हर महीने भेजता रहूँगा। ऑलराइट, बट क्या हुआ, मिस्टर बाल्फोर फेल्ड टू पे दैट अमाउंट। मिस्टर बाल्फोर ने वो अमाउंट नहीं पे की। तो मिसेस बाल्फोर जो थी उन्होंने केस कर दिया अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, ये कह के कि हाँ, इन्होंने मुझे अमाउंट भेजने का प्रॉमिस किया था बट इन्होंने नहीं भेजी वो अमाउंट, इसलिए मैं इनके अगेंस्ट केस कर रही हूँ। बट आखिर हुआ क्या, कोर्ट का वर्डिक्ट जब आया, कोर्ट का रिज़ल्ट आया, तो ये कहा गया जज के द्वारा कि जो ये एग्रीमेंट क्रिएट किया गया था वो हस्बैंड वाइफ के बीच में था और ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस वाज मियरली अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट, यानी कि इसमें कोई भी लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट हुआ क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात थी जो कि प्योरली डोमेस्टिक मैटर है। तो इस केस में क्या हुआ, जो मिसेस बाल्फोर थी वो केस हार गई और उन्हें जो है एज इट इज़ कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। ऑलराइट, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस केस के पॉइंट्स को। मिस्टर बाल्फोर थे वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए साइलेंट जाते हैं, बट जो मिसेस बाल्फोर हैं वो इंग्लैंड में ही रहती हैं और वो क्योंकि वो बीमार रहती थी। उन्होंने कहा मिस्टर बाल्फोर को कि हाँ, आप मुझे 30 पाउंड्स जो है पर मंथ भेज दिया कीजिए, मैं इंग्लैंड में ही स्टे कर लूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बट मिस्टर बाल्फोर ने वो 30 पाउंड्स नहीं भेजे किन्हीं कारणों के कारण, और एज अ रिज़ल्ट जो मिसेस बाल्फोर थी उन्होंने केस कर दिया मिस्टर बाल्फोर के अगेंस्ट कोर्ट में। तो कोर्ट में जज साहब ने क्या वर्डिक्ट दिया, क्या ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा कि जो आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ था वो कोर्ट का मैटर नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डोमेस्टिक मैटर है जो कि घर में रखा जाए तभी अच्छा है। तो ये था बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस, जिसमें कि ये कहा गया है कि दैट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस मस्ट बी देयर। किसी भी तरीके का सोशल या डोमेस्टिक नेचर का रिलेशन क्रिएट अगर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा। ऑलराइट, आगे थर्ड इसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न या फिर क्विड प्रो क्यू। दिस टर्म हैज़ टू बी रिमेंबर्ड।
कंसिडरेशन का मतलब है क्विड प्रो क्यू, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। तो अग्रीमेंट जो भी कंसिडरेशन के बिना होगा वो ग्रेचुइटस माना जाएगा और वो वॉइड होगा, वॉइड फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज। यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी तरीके की मनी या फिर समथिंग इन रिटर्न नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। ऑलराइट, कंसिडरेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, वो मनी की फॉर्म में हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में हो सकती है, सर्विस की फॉर्म में हो सकती है, या फिर अ प्रॉमिस टू मैरी हो सकता है, अ प्रॉमिस टू फॉरबियर फ्रॉम सुइंग द पार्ट प्रॉमिसी हो सकता है। ऑलराइट, कंसिडरेशन कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन मनी फॉर्म, इट कैन बी इन गुड्स और सर्विसेज फॉर्म, और प्रॉमिस टू मैरी, प्रॉमिस टू फॉरबियर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और कंसिडरेशन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी भी फॉर्म में, कहीं पर, किसी भी टाइम पर हो सकती है, पर वो लॉफुल होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक प्रॉमिस कर दिया, वो भी ख्याली सा प्रॉमिस कर दिया है, कुछ इमेजिनेशन आपने अपनी बता दी कि हाँ अगर मेरे साथ ऐसा हुआ जो कि होने वाला भी नहीं है तो मैं ऐसा करूँगा आपके साथ। तो नो, इट मस्ट बी रियल, नॉट इमेजिनरी, एंड ऑल्सो इट मस्ट नॉट बी इलीगल बट लॉफुल। ऑलराइट, तो आज हमने किए 3 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमने कौन सा किया था? आई होप यू रिमेंबर। सबसे पहले हमने किया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देन हमने किया इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उसमें हमने बालफोर वर्सेस बालफोर का फेमस केस डिस्कस किया, एंड उसके बाद हमने थर्ड वैलिड इसेंशियल किया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो था लॉफुल कंसिडरेशन। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, बट in case you have any query you can comment down in the comment section. Thank you so much for watching.